हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड विद अ चैप्टर। इस क्लास में वी आर गोना स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। अच्छा, ये चैप्टर के नंबर्स ना मेरे अलग है, हाँ, ठीक है। मैं चैप्टर्स के नंबर उस सीक्वेंस में रख रहा हूँ जिस सीक्वेंस में मैं आप रिवीजन करोगे। क्या बोला, समझा क्या? तो हल्का सा चैप्टराइजेशन मेरे नोट्स में अलग है, आप लोग जो पढ़ रहे हो उसमें अलग हो सकता है। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? चलो आ जाओ, पहले बात करते हैं। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बचपन में पढ़ाया था मैंने। कॉस्ट कितने प्रकार की होती है? तीन। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। मटेरियल में भी कितने प्रकार के कॉस्ट होते हैं? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक्सपेंस में भी दो हो गए, कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सारे इनडायरेक्ट मिलाकर जो बनता है उसको हम क्या बोलते थे? मैं आपको बताऊं, इस पे एक अलग चैप्टर है मेरे नोट्स में। मटेरियल जब हम बात करते हैं, जब हम मटेरियल बात करते हैं ना बेटा, तो मटेरियल यानी डायरेक्ट मटेरियल पे अलग चैप्टर है। ये जो है ना, ये ऐसा हाईलाइट कर देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल पे अलग चैप्टर है, डायरेक्ट लेबर पे अलग चैप्टर है। इस पे अलग चैप्टर नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस पे अलग चैप्टर नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस काय में मर्ज हो जाता है वो? डायरेक्ट एक्सपेंस काय में मर्ज हो जाता है वो आपका? नहीं, लेबर में ही, लेबर के साथ ही आ जाता है वो। किसके साथ आ जाता है? लेबर, या कुछ हद तक ओवरहेड में जो होता है वो वैसा ही होता है। जैसा ट्रीटमेंट मैं ओवरहेड का करूंगा वैसा ट्रीटमेंट डायरेक्ट एक्सपेंस का होता है। वैसा ही ट्रीटमेंट किसका होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस का। यहां तक समझाया तो एक बार हाँ बोलेंगे? इस चैप्टर का नाम है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी है। जैसा अभी हम जो ओवरहेड पढ़ रहे हैं, आपने हेडिंग दिया गया फ्रेश पेज पे, इसका एक और नाम है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये ऐसे मेजरली तीन नामों से जाना जाता है। ओवरहेड का नाम क्या क्या होता है? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये दो और नाम है इसके बेसिकली ओवरहेड चैप्टर के ही। हर ऑथर इसको अलग अलग नाम से बुलाता है। हम इसको क्या नाम से बुलाने वाले? ओवरहेड। जो हमारा ICWAI मानता है वैसा ही हम उसको मानकर चलेंगे। क्लियर है? बढ़ू आगे, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? यहां से बढ़ू आगे मैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरहेड की, तो बेटा ओवरहेड अभी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जब मैं बोलता हूँ इसको, चलो एग्जांपल लेते हैं। आपकी बैच को पढ़ाने के बाद मैं जिंदगी में हो गया त्रस्त। मैंने सोचा पढ़ाई लिखाई, पढ़ाने लिखाने में कुछ रखा नहीं है, संन्यास ले लेते, ठीक है। आई रिटायर्ड। क्या डिसीजन ले लिया मैंने? आई रिटायर। निर्वाणा प्राप्ति में आपने मदद की मेरी, कि अब मेरे को समझ गया कि पढ़ाने लिखाने में कुछ नहीं पढ़ा है करके, है ना। अब आप इसको अच्छे सेंस में लेते हो, बुरे सेंस में लेते हो, इट इज अप टू यू। तो मैंने क्या सोचा आपको पढ़ाने के बाद कि अब मैं रिटायर हो जाता हूँ। आपने बोला ओके सर, हो जाओ रिटायर। अब रिटायरमेंट में क्या होगा, मेरे को एक चीज़ बताओ। मैं एज ए टीचर, मैं जब अपने प्राइम में क्या अभी भी, अगर आप मेरा शेड्यूल देखोगे तो आई टेक क्लासेस फ्रॉम मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8। मैं सुबह 8 बजे से 8 बजे तक क्लासेस लेता हूँ। कंटिन्यूस नहीं रहती ऑफकोर्स, उसमें लंच वगैरह ब्रेक वगैरह रहता है, क्लासेस के बीच में ब्रेक वगैरह रहता है। बट 12 घंटे में मोटा मोटी 9 घंटे की इफेक्टिव में क्लासेस लेता हूँ। तो अगर एक आदमी जो 12 घंटे काम कर रहा, जो 12 में से 3 घंटे जो मैं ब्रेक वेक लेता, वो क्या है, नॉर्मल आ रहे हैं ना? 12 में से जो 3 घंटे हो तो नॉर्मल आ रहा है ना। तो टेक्निकली आई एम वर्किंग फॉर 12 आवर्स, 9 आवर। आई एम वर्किंग फॉर 12 आवर्स, बट इफेक्टिव आवर कितने हैं मेरे? 9 आवर्स, ठीक है। ये कॉस्टिंग वाला दिमाग था, ठीक है बस। बट अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर 12 घंटे काम कर रहा हूँ, कितने घंटे काम कर रहा हूँ? 12 घंटे। तो क्या लगता है रिटायरमेंट के बाद खाली पीली बैठूंगा क्या मैं? रिटायरमेंट के बाद ऐसा आदमी जिसने 12 घंटे काम किया हो खाली पीली बैठता च नहीं। वही हुआ मेरे साथ। अपन ने जहाँ 12 12 घंटे काम किए, अब सोचा कि भैया आप क्या करें, रिटायर हो जाते, रिटायर हो नहीं पाए। तो फिर क्या हुआ, बचपन में आपके घर पे हुआ भी होगा, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? जब आप पढ़ते लिखते नहीं थे तो घर वालों का एक ताना रहता था, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो गैया ढोएगा,
पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बर्तन धोएगा या पढ़ेगा जो भी आपके घर वालों के नज़रों के सामने जो एक ऐसा नॉन एजुकेटेड आदमी जो काम करता है, जैसा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो पंचर बनाएगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो मैकेनिक बनेगा या ड्राइवर बनेगा, ऐसे तकिया कलाम कुछ ना कुछ घर वालों के चलते थे। आपके साथ थे क्या ऐसे कुछ? क्या था साहिल? कितने घर वाले कुछ बोलते थे क्या? पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे, था क्या कुछ? ताहिर याद नहीं? था। मैंने तो ये बहुत सीरियस ले लिया था। मेरे घर वाले क्या बोलते थे, हमारे घर का फर्नीचर का काम चल रहा था उस टाइम पे, तो हमारे घर का जो फर्नीचर है वो केवट राम जी करके कारपेंटर है हमारे गांव के, वो आके बनाते थे। वो फोर्थ पास आउट है, यानी चौथी के बाद पढ़ाई करना छोड़ दिए थे उन्होंने। उनके फादर फर्नीचर में थे, फर्नीचर का ही काम करना था, तो चौथी के बाद ही वो अपने पापा को मदद करने लग गए थे। वही काम वाम सीखे उन्होंने और अच्छा सेट करके ही इज़ डूइंग फाइन, ही इज़ डूइंग गुड। तो वही था, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो मेरे घर वाले क्या हालत थे, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ऐसा केवल राम जी जैसा फर्नीचर बनाएगा बोले तो। अब क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई से मन तो उब ही जाता है एक बच्चे का एक समय के बाद। अब मैंने सोचा यार अब पढ़ाई लिखाई में मन तो लग नहीं रहा, घर पे फर्नीचर का काम चल ही रहा है, आगे जब यही काम करना है तो चलो सीख लेते हैं कि कैसा होता है करके काम। मैं लग गया केवल राम जी के साथ, पूरे 2 घंटे सीखा मैंने उनके साथ काम। फिर घर वालों ने देखा तो धुनका अलग मेरे को, फिर ये क्या कर रहा करके यहाँ पे। 2 घंटे का मैंने क्रैश कोर्स किया उनके पास में फर्नीचर बनाने का, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सीख गया मैं फर्नीचर, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता। मैं आपको बताऊँ क्या, आपने बचपन में वो प्रोजेक्ट वोजेक्ट बनाए क्या, घर वर बनाए क्या, घर नाव वगैरह कुछ बनाई क्या स्कूल में? क्राफ्ट प्रोजेक्ट नहीं रहता क्या? तो थर्माकोल की शीट को काटते अपन, फिर फेविकॉल से चिपका के टाचनियाँ मारते, फिर उस पर वेलवेट का पेपर वगैरह चिपकाते, या ऐसा कुछ ना कुछ बनाते, तो मॉडल बनाते थे ना। वैसे ही रहता है। थर्माकोल की शीट को काटने के लिए ब्लेड यूज होती है, आरा मशीन यूज होती है। वहाँ पे वेलवेट की शीट चिपकाई जाती है और माइका की शीट चिपकाई जाती है। वहाँ खिल्ले यूज करते हैं, यहाँ टाचनी यूज करते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं ना, जम जाएगा काम। मैंने अगर अपना कुछ चला नहीं चला, आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लासेस तो काम आ जाएंगे बोला मैं। तो ये सब हुआ, पढ़ाना लिखाना चालू किया। मैं बता क्या रहा था, मैं रिटायर हुआ है ना। आपको पढ़ाने के बाद मैंने सोचा पढ़ाने लिखाने में खास दम नहीं है, जल्द से जल्द रिटायर हो जाते करके, ठीक है। अब रिटायर्ड आदमी घर पे खाली तो बैठेगा नहीं। तो मैं ऐसे रास्ते पे वॉक करने जब निकला, तो मैंने क्या देखा, रास्ते में देखा बहुत सारी दुकानें नहीं होती क्या, दुकानें जो शटर वाली दुकानें होती है, वहाँ एक दुकान पे ना काउंटर नहीं था। अगर आप देखो, आप समझो एक ऐसा 8 फीट का या 10 फीट का आपका एंट्रेंस है, अगर आप काउंटर नहीं लगाओ तो ऐसा कस्टमर सीधा दुकान के अंदर आ जाएगा ना। और वो दुकान में पूरा सामान रखा हुआ है, छोटा मोटा सामान, तो कस्टमर को जेब में डालने को कितना टाइम लगता है, वो लेकर भाग सकता है ना। नुकसान होगा कि नहीं होगा शॉपकीपर का? तो वो कस्टमर दुकान तक ना घुसे, इसलिए शॉपकीपर वो टेबल लगाता है सामने। तो मैं ऐसा गया दुकानों पे, मैं भैया आपके पास टेबल नहीं है, मैं बना देता हूँ। वो बोले ठीक है सर बना दो। उनने बोला कितनी मजदूरी लगेगी? मैंने जिंदगी भर प्रॉफिट के लिए काम किया, मैंने किसी के यहाँ लेबर करके काम नहीं किया। आपको क्या लगता है रिटायरमेंट के बाद भी मैं एज अ लेबर कहीं काम करूंगा क्या? मैंने उसको बोला नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं काम लेबर जैसा नहीं करेगा, मैं काम करेगा प्रॉफिट के लिए। वो बोले ठीक है, कितने में बना कर दूंगे, मोटा मोटी बनाओ। तो मैं घर आया, मैंने कैलकुलेट किया, टेबल बनाने को डायरेक्ट मटेरियल लगता है 300। आपको तो पता ही है, मेरी 2 घंटे का क्रैश कोर्स होके है मेरा, है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल कितने का लग गया मेरे को? 300 का डायरेक्ट मटेरियल लग गया, 300 का। अपन ने सोचा अपन प्रॉफिट बना लेंगे कुछ मोटा मोटी 700 रुपये का, और ये डिसाइड करके मैंने उनको सेलिंग प्राइस कोट कर दी 1000 रुपये। सेलिंग प्राइस कितनी कोट कर दी? 1000। हाउ मच आई एम अर्निंग? एक टेबल पे कितना कमा रहा हूँ मैं? 700 रुपये। एक टेबल पे कितना कमा रहा हूँ? 700। ऐसा बनाया, एक दिन में एक टेबल बनाकर दे दिया, एक दिन में एक टेबल बनाया और उनको दे दिया, 1000 रुपये लिए आ गया। फिर वो एक दुकान से दूसरे दुकान, दूसरे से तीसरे दुकान, ऐसा धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी हो गई। और सब मेरे को फ़ोन कर करके बोल रहे सर टेबल बना दो, टेबल बना दो। अब मैं सबके टेबल बना रहा हूँ। अब वो टेबल कैसा, मैं कहीं फैक्ट्री में बैठ के बनाता नहीं, उनकी दुकान के सामने जगह रहती है, वहीं काटते वहीं जोड़ते और टेबल दे देते उनको, बराबर है हाँ या ना। अब धीरे धीरे काम बहुत बढ़ गया, पैसे अच्छे बनने लग गए। अभी रोज के इतने आर्डर आ गए कि मेरे से अकेले से मैनेज नहीं हो रहे। तो मेरे को याद आया, गुरुजी हमारे कौन थे, केवल राम जी। मैंने उनको फोन लगाया, बोला केवल राम जी क्या चल रहा?
बोले कुछ नहीं भैया, बोले यहाँ काम सब ठंडा पड़ा हुआ है, कोई नया काम मिल नहीं रहा वगैरह। मैं बोला कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत काम है, आओ आप। बोला नागपुर लेके आया उनको मैंने, मेरे होम टाउन से वो कहाँ आ गया, नागपुर। वो अपने साथ 4-5 शूटर लेके आए, शूटर हैं 4-5, और 4 केवल राम जी पकड़ो, और उनको इन्हें से 5 लोग हो गए, 4 लोगों को और लेके आ गए वो। बोला आओ नागपुर में काम करेंगे साथ में। अब वो आए, बोले सर बताओ क्या काम है। बोला फर्नीचर बनाना है, एक दिन में एक फर्नीचर बन जाता है। तो वो कितने लोग हो गए, 5, और मेरे को पकड़ के कितने हो गए, 6। अब एक दिन में हम कितनी दुकानें कर सकते हैं एक दिन में, 6 दुकानें निपटा सकते हैं हम एक दिन में, एक साथ 6-6 दुकानें निपटा रहे। अब हुआ क्या, बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगी, डायरेक्ट मटेरियल पर पर टेबल का बोल रहा हूँ, पर टेबल का अभी भी डायरेक्ट मटेरियल हमको 300 ही लग रहा। बट अब मेरे को डायरेक्ट लेबर देना पड़ेगा ना, मैं उनको प्रॉफिट में शेयर क्यों दूं, प्रॉफिट मेरा, दिमाग मेरा, बिजनेस मेरा, प्रॉफिट मेरा, मैं उनको प्रॉफिट में शेयर क्यों दूं। मैं उनको क्या पे करूंगा, डायरेक्ट लेबर। तो उनको मैंने डायरेक्ट लेबर पे किया 400 रुपया। कितना रुपया डायरेक्ट लेबर पे किया, 400 रुपया दिन के हिसाब से पे कर रहा हूँ, एक दिन में एक टेबल बन रहा है। अब आप वो 400 रुपये पर डे का बोल लो या 400 रुपये पर टेबल का बोल लो, एक ही बात है। मैं तो उनको पर डे के हिसाब से दे रहा हूँ, 400 रुपये कैसा दे रहा हूँ मैं, पर डे। तो अब मैं सेलिंग प्राइस तो बदल नहीं सकता, उनको समझाऊंगा मैं बाहर से लेबर ला रहा है, ये ला रहा है, ये सब समझाऊंगा कि सेलिंग प्राइस 1000 ही रहेंगी, 1000 पे ही बेचना पड़ेगा, बढ़ा लूंगा तो देखिए नहीं। तो अब मैं प्रॉफिट कितना कमाऊंगा यहाँ पे, प्रॉफिट, तो क्या मेरा प्रॉफिट कम हो गया कि मेरा प्रॉफिट उलट बढ़ा है। पहले मैं एक दिन में एक ही फर्नीचर बना पाता था, अब मैं कितने बना पा रहा हूँ, 5। मोटा मेरा छोड़ दे एक बार का, कितने बना पा रहा हूँ, 5, 1500। और जो मैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें तो ये भी मेरा ही है ना, तो 1500 प्लस 700, मोटा मोटी कितने पैसे बना रहा हूँ, 2200 के आसपास। कितने रुपए बना रहे हैं हम, 2200 रुपये बना रहे एक दिन का। बढ़िया काम चल रहा है, कहीं से भी प्रॉफिट कम हुआ कि आज भी उतना ही प्रॉफिट, या उससे ज़्यादा ही कमा रहा हूँ मैं, उससे ज़्यादा ही कमा रहा हूँ। बढ़िया चल रहा है, धंधा चलने दिया अपन ने, काम चल रहा है, चल रहा है। अब क्या होता है ना, लेबर लोग ज़्यादा एक साथ काम करने लगे, उनको पैसा मिले ना, इनमें यूनियन बाजी आ जाती है ना। ये जितने 5 लोग थे सबने मिलके यूनियन बना लिया, जिसमें केवल राम जी भी थे। वो केवल राम जी को ही आगे खड़ा कर दिया इन्होंने सबको, कि जाओ बोलो आपके तो पहचान वाले आए मेरे पास, ये था यूनियन बना के। बोले सर, प्रॉब्लम लेके आया वो मेरे पास, क्या प्रॉब्लम लेके आया बताओ। मैं आपको ये बता रहा हूँ हिस्ट्री, कॉस्टिंग जन्म कैसे लिया उसकी हिस्ट्री समझा रहा हूँ, ये विक्रम बेताल की कहानी नहीं है ये, ठीक है। और इस कक्षा में लिए गए सारे उदाहरण काल्पनिक है, इसका वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब अगर वो लोग आए मेरे पास आए, उन्होंने बोले सर यार प्रॉब्लम हो रही है। बोले सर, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ, काइंडली प्लीज इलाबरेट। तो उन्होंने समझाया, बोले क्या होता है ना सर, हम दुकान दुकान के सामने जा जाके फर्नीचर बनाते हैं। तो फर्नीचर बनाते वक्त क्या होता है कि कभी वो कस्टमर आ जाते हैं तो हमको सामान समेटना पड़ता है, जगह देनी पड़ती, आवाज़ होती है तो वो चिल्लाते हैं आवाज़ मत करो, धीरे ठोक। अरे धीरे कैसे ठोके यार, खिल्ला बोले हम, खिल्ला तो तो ताकत से ठोकना पड़े, ठोकना, ये सब बहुत दिक्कतें होती है। जो काम 5 बजे खत्म होना चाहिए कभी कभी 8 बज जाते हैं, क्योंकि ये रुकवा देते, अड़ा देते, काम नहीं करने देते, मज़ा नहीं आ रहा बोले काम करने में। तो उन्होंने मैं बोला क्या करें फिर, उनने ही आइडिया दिया, सर अपन एक फैक्ट्री डालते, फैक्ट्री क्या डालते बोले, फैक्ट्री का मतलब क्या है, ऐसा एक एरिया लेना, टीन का शेड डालना, बन गई फैक्ट्री, ऐसे ही रहता ना। उन्होंने बोला सर एक अपन जगह लेते किराए से, देख रहे दिमाग देख रहे, अपन एक जगह लेते किराए से, वहाँ काम करेंगे, रेडीमेड टेबल बनाएंगे और रेडीमेड टेबल डिलीवर कर देंगे। मैंने भी सोचा चलो ठीक है करते हैं, दिक्कत नहीं है। मेरे पास अभी दिन के 10-12 ऑर्डर आ रहे, समझो अच्छे ऑर्डर आ रहे अपने पास। तो मैंने एक जगह लिया किराए पे। अब किराए पे जगह लेने की वजह से मैंने क्या किया, यहाँ काम बांट दिया। ज़्यादा ऑर्डर आ रहे थे तो डायरेक्ट मटेरियल तो मैं वसूलूंगा ही कस्टमर से। अब मेरे को ना मटेरियल बल्क में खरीदना है, स्टोर करने के लिए भी जगह है मेरे पास, गोडाउन हो गया ना मेरा खुद का, तो मैं बल्क में खरीद पा रहा था। तो अब मटेरियल मेरे को 300 रुपये का नहीं पड़ रहा है, 250 का ही पड़ रहा है एक टेबल बनाने के लिए। मटेरियल एक टेबल बनाने के लिए मैंने यूज डिस्काउंट ले लिया। अब मैंने क्या किया, ये जो जगह है ना इसमें डिपार्टमेंट बांट दिए, यहाँ पे कटिंग डिपार्टमेंट अलग कर दिया, यहाँ पे असेंबली डिपार्टमेंट अलग कर दिया, कटिंग में 2 लोगों को लगा दिया, असेंबली में 3 लोगों को लगा दिया, बराबर है। कटिंग डिपार्टमेंट अलग कर दिया, असेंबली डिपार्टमेंट अलग कर दिया, वहीं उनके रहने का जगह अलग कर दिया, ये यहाँ पे उनका रेस्टिंग एरिया हो गया, और ये जनरल एडमिन वगैरह एरिया मैंने यूज कर दिया। अब मेरे को बताओ ये जगह का मेरे को रेंट लगेगा, हाँ या ना, ये जगह का मेरे को इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, ये जगह का मेरे को डिप्रिसिएशन लगेगा, हाँ या ना में जवाब दो।
ये सब मिला मिलू के मान लो 2 लाख रुपए लग रहे हैं मेरे को। कितने रुपए लग रहे हैं? 2 लाख रुपए लग रहे हैं एक महीने के, मेरे को ये 2 लाख रुपए लग रहे हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये 2 लाख रुपए मैं जेब से भरूंगा कि ये 2 लाख रुपए मैं कस्टमर पे चार्ज करूंगा? है ना। अब हुआ क्या, ये करने की वजह से डायरेक्ट मटेरियल तो चार्ज कर लिया मैंने कस्टमर से, डायरेक्ट लेबर भी चार्ज कर लिया। अब ये फैक्ट्री डालने की वजह से एक फ़ायदा क्या हो गया मेरे को, पहले क्या होता था, जब ये लोग दुकान पे जाके टेबल बनाते थे, वो एक दिन में एक टेबल बना पाते थे, क्योंकि जगह साफ करो, ये करो, वो करो, टाइम लगता था, लेट पहुंचते थे, एड्रेस ढूंढने में टाइम लगता था, मटेरियल टाइम पे मिलता नहीं था, फिर वो ढूंढने में टाइम बहुत वेस्ट होता था। यहाँ पर अब वो क्या करने लगे, एक दिन में 2 टेबल बनाने लग गए। मतलब इसका मतलब 5 लोग भिड़े हैं ना, तो एक दिन में मैं कितने टेबल बनाने वाला हूँ? 10। एक दिन में कितने टेबल बनाऊंगा? तो अब यहाँ पे हुआ क्या, ये होने की वजह से उनकी भी पगार बढ़ानी थी। पहले मैं एक दिन का कितना रुपया दे रहा था? 400। अब मैंने एक दिन का 500 देना चालू किया, बट मेरी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई ना। तो एक टेबल पे मेरा खर्चा 500 हुआ कि एक टेबल पे मेरा खर्चा 250 ही हुआ? लेबर का खर्चा कितना आया? 250 ना। 500 रुपए दिन का दे रहा हूँ, 2 टेबल बना के देगा ना, तो एक टेबल का खर्चा मेरा 250 ही आने लग गया। कितना आने लग गया? 250। तो आपको नहीं लगता मेरे पैसे बचने चालू हो गए? यहाँ पे काय पे पैसे बचने चालू हो गए मेरे? जवाब दो। डायरेक्ट लेबर पे काय पे पैसे, जबकि मैंने लेबर कॉस्ट बढ़ा दी, बट फिर भी मेरे पैसे बच रहे हैं वॉल्यूम की वजह से। काय की वजह से? वॉल्यूम की वजह से। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। अब पर मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 2 लाख रुपए का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डिप्रिसिएशन है, 2 लाख रुपए यहाँ जोड़ दूं, और सेलिंग प्राइस जो रहेंगी, क्या 2,05,000 रुपए मांगू, कोई कोई खरीदेगा क्या? 1,000 रुपए का टेबल 2 लाख में बेचूंगा तो कोई खरीदेगा क्या? कोई बेवकूफ है क्या इतना? क्या दिक्कत हो रही है? ये 2 लाख रुपए मैंने सबसे वसूलने चाहिए कि 2 लाख रुपए को मैंने अपोर्शन करना चाहिए? अपोर्शन करना चाहिए ना। मतलब मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए जो खर्चा है, महीने में कितने टेबल बनाओगे आप? 2 लाख। आप खुद से सवाल पूछोगे ना, 2 लाख रुपए को चार्ज करना है ना, महीने में आप 1,000 टेबल बनाओगे, तो ये आपका टोटल ओवरहेड हो गया ना। ये जो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डिप्रिसिएशन है, ये सब क्या हो गया? ओवरहेड हो गया। महीने में आप कितने यूनिट बना रहे हो? कितने यूनिट बना रहे हो आप? 1,000। तो आप पर यूनिट कितना चार्ज करोगे? पर यूनिट कितना होना चाहिए? पर यूनिट कितना होना चाहिए? 200। तो ये जो 200 है, इसको बोला जाता है ओवरहेड रेट। इसको बोला जाता है ओवरहेड रेट। और ये 200 रुपये यहाँ पे चार्ज करो। ऐसा आप महीने का कितने कस्टमर से चार्ज करोगे? ऐसा महीने का आप कितने कस्टमर से चार्ज करोगे? 1,000। तो ऐसा किया आपने तो 500, 700, प्रॉफिट कितना आपका? अभी भी प्रॉफिट कितना रहेगा आपका? 300 अपना जो रहेगा। सेलिंग प्राइस आप चेंज नहीं कर सकते, तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से कितना आएगा? बोल, बैलेंसिंग फिगर से। कूल, अभी भी कूल है, प्रॉफिट कोई कम नहीं हुआ हमारा, उलट डबल हो गया ना एक दिन में प्रॉफिट एक जन से। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये ओवरहेड रेट निकाले बगैर क्या मैं सेलिंग प्राइस निकाल पाऊंगा क्या? कस्टमर आया मेरे पास, सब टेबल कितने का बढ़ेगा, मैं डायरेक्ट मटेरियल जोड़ दूंगा, डायरेक्ट लेबर जोड़ दूंगा, मैं मेरा चलो एक बार का प्रॉफिट भी जोड़ लूंगा, बट क्या मैं जब तक ओवरहेड नहीं पता, मैं क्या सेलिंग प्राइस निकाल पाऊंगा क्या? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये टाइमलाइन पर जरा ध्यान देना। मेरे को ये जो ओवरहेड रेट निकाला मैंने 200 का, ये कब निकालने की जरूरत पड़ेगी? ये अगर मैं आज आज जब भी हम टाइमलाइन में 0 लिखते हैं, 0 का मतलब होता है आज, और 1 का मतलब होता है फर्स्ट ईयर एंड। मेरे को ये जो सेलिंग प्राइस है कब निकालने की जरूरत है? जब मेरा साल शुरू होगा बिगनिंग ऑफ द ईयर में तब, या एंड ऑफ द ईयर में? मैं ये कब निकालूंगा? कब निकालूंगा बोलो, बिगनिंग ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर? सेलिंग प्राइस कब निकालेंगे हम? बिगनिंग ऑफ द ईयर। आप आए सर, आपकी क्लास लगानी है, ट्यूशन क्लास लगानी है, तो मैं आपको ट्यूशन फीस बताऊंगा तो क्या क्या जोड़ूंगा? आपको देने वाला नोट्स का खर्चा, मेरा लेबर का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी रेंट, ये सब जोड़ूंगा। और मैं आपको बोलूंगा यार इलेक्ट्रिसिटी रेंट कितना लगेगा पता नहीं, क्लास में क्या है ना, फिक्स एक्सपेंस है 30,000 रुपए के। अगर 3 बच्चे आए तो 10,000 रुपये आएगा, 10 बच्चे आए तो 3,000 आएगा। तो बच्चे अगर बढ़ गए तो फीस कम रहेगी, कम रहे तो ज़्यादा रहेंगी। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, पागल हो गया ये आदमी, ऐसा कैसे फीस बता रहा है, कितनी लगेंगी एक फिक्स बताना। मैं या तो मैं ये बोलूंगा बैच खत्म होने दे फिर बताता हूँ फीस कितनी है। चलेगा क्या आपको? चलेगा क्या? बैच खत्म होने दे फिर बताता हूँ फीस कितनी। आप क्या बोलोगे, ये ऐसा कैसे क्लास चला रहा? दिमाग में तो यही आएगा। हंस रहा ही तुम, हंस रहे तुम, बट सोच के देखिए प्रॉब्लम है या नहीं है? ये प्रॉब्लम है या नहीं है? है ना ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? मेरे को सेलिंग प्राइस ईयर एंड पे पता होना कि बिगनिंग में पता होना? बट बिगनिंग में पता ही नहीं चलेंगी जब तक ओवरहेड रेट नहीं पता चलेगा। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना,
ये ओवरहेड रेट निकालना है तो मेरे को पता होना साल भर में मैं कितना माल बेचूंगा। क्या ये पता रहेगा कि ये एस्टिमेटेड रहेगा? यानी हमारा जो ओवरहेड का रेट का फॉर्मूला है, मैंने क्या लिखा था ओवरहेड का फॉर्मूला? ओवरहेड अपॉन यूनिट लिखा था ना। तो जो साल में कितने यूनिट बेचूंगा ये एक्चुअल पता रहेंगे कि एस्टिमेटेड रहेंगे? अरे जो यूनिट बेचूंगा वो एक्चुअल पता रहेंगे कि एस्टिमेटेड? एस्टिमेटेड। और साल का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी भी, ये भी क्या मेरे को बिगनिंग ऑफ द ईयर में पता रहेंगे कि एंड ऑफ द ईयर में पता चलेंगे? एंड। बट रेट कब निकालना है? रेट में कहाँ खड़े होके निकाल रहा हूँ? जवाब दो रे बेटा, रेट में कहाँ खड़े होके निकाल रहा हूँ? बिगनिंग ऑफ द ईयर में खड़े होके निकाल रहा हूँ, एंड ऑफ द ईयर में खड़े होके निकाल रहा हूँ? बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में जब मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ओवरहेड अपॉन यूनिट, यूनिट मेरे को एक्चुअल नहीं पता, ये एस्टिमेटेड है। बिगनिंग में भी मेरे को एग्जैक्ट खर्चा पता है कि इतना ही लगेगा कि चेंज हो सकता है, तो ये भी तो एस्टिमेटेड रहेंगे ना। आप लफड़ा समझो, ये आगे एक इससे प्रॉब्लम होंगी। जो ओवरहेड रेट आएगा वो कभी भी एक्यूरेट आएगा कि ओवरहेड रेट हमेशा एस्टिमेटेड आएगा? एस्टिमेटेड आएगा। मतलब प्रॉब्लम क्या होगा? आपने बोला कि 2 लाख रुपए का खर्चा है, जरूरी नहीं है 2 का खर्चा लगे, ज्यादा भी लग सकता है। आपने सोचा 1000 यूनिट बिकेंगे, आपने खर्चा निकाल लिया 200 रुपए पर यूनिट। बट जब साल खत्म हुआ, यहाँ जब साल खत्म हुआ तो धप्पा सरप्राइज, आपको खर्चा हुआ 2 लाख का। ये खर्चे में आप सही हो, बट आपने जो माल बेचा वो 800 ही यूनिट बेचा। आपने कितने से कस्टमर से वसूलना चाहिए था? वसूलना कितना चाहिए था कस्टमर से? 2 लाख डिवाइडेड बाय 800 करो, कितना वसूलना कितना चाहिए था आपने? 2 लाख डिवाइडेड बाय 800 करो, वसूलना कितना चाहिए था? 250। आपने वसूला कितना? 200। कितने रुपए कम वसूले? 50। कस्टमर के पास जाओगे, ये 50 रुपए निकाल, 50 रुपए कम बोला था, चलेगा क्या? कि ये 50 रुपए का नुकसान हमको ही उठाना पड़ेगा? आप मांग सकते हो कस्टमर से, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप कस्टमर से मांग सकते हो। शर्त यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन क्लॉज होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा क्लॉज होना चाहिए बोल रहा हूं मैं? एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब क्या होता है? अगर प्राइस में कोई चेंजेस आया तो आप बाद में दोगे। एस्केलेशन क्लॉज का मीनिंग क्या होता है? वापस बोल। प्राइस में अगर कोई चेंज आया तो आप दोगे। तो ये क्लॉज का मीनिंग कौन सा क्या हो गया इसका मीनिंग? एस्केलेशन क्लॉज। कौन सा क्लॉज बोलते हैं हम इसको? एस्केलेशन। तो आप कस्टमर से वसूल सकते हो। देखो अगर किसी को लगता है नहीं ना सर कस्टमर को देना ही पड़ेगा, दूसरा केस होता तो आपने 2 लाख पे एक्चुअली आपने मान लो 1200 यूनिट बेचा, तो कस्टमर से वसूलना कितना चाहिए था? 2 लाख बाय 12 कर कितना वसूलना चाहिए था? 160। बट आपने वसूला 200, तो क्या 34 रुपीज वापस करोगे क्या कस्टमर को? नहीं करने वाले ना। कम वसूला तो मांग रहे, ज्यादा वसूला तो वापस भी तो नहीं करोगे ना। आपने वसूलना कितना चाहिए था? 66। आप वसूल कितने रहे हो? यहाँ तो 200 ही जोड़ा ना। कस्टमर को तो आज 200 जोड़ के सेलिंग प्राइस बताया ना 1000। कस्टमर से वसूल कितने रहे हो आप? 200। देखो आप एक बार बार वर्ड सुन रहे हो क्या? वसूल रहे हो, वसूल रहे हो, वसूल रहे हो। इसलिए इसका एक नाम और होता है रिकवरी कॉस्टिंग। बट ये क्या है ना, ऐसा कस्टमर से वसूल रहे, कस्टमर को बुरा लगता है मेरे से वसूल रहे, इसलिए हम क्या बोलते हैं? नहीं, कस्टमर से वसूल रहे नहीं, हम प्रोडक्ट पे एब्जॉर्ब कर रहे। क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट पे एब्जॉर्ब कर। ऐसा नहीं तुम हमारे वसूली एजेंट हो, हम यहाँ का रेंट तुमसे वसूल रहे, बुरा लगा ना? हम यहाँ का रेंट तुम्हारी फीस पे एब्जॉर्ब कर रहे, है ना? अब बुरा लगा कि उतना नहीं लगा, है ना? नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ? तो इसका दूसरा नाम क्या है? एब्जॉर्ब कॉस्टिंग या रिकवरी कॉस्टिंग। कस्टमर से हम रिकवरी कर रहे हैं। रिकवरी बुरा लगता है। बेसिकली हमको अपना जो ओवरहेड है ये कस्टमर से ही वसूलना है, जेब से थोड़ी डालना है, तभी तो धंधा होगा ना। जितना कॉस्ट लग रहा है वो रिकवर हो, उस पर प्रॉफिट जोड़े और हम कमाएं। तो क्या करें? जितना रेंट है वो पहले कस्टमर से पूरा वसूल ले कि सभी से एस्टिमेटेड बेसिस पे वसूलेंगे? सभी से एस्टिमेटेड। अगर मान लो एस्टिमेशन गलत हुआ तो हो सकता है हमने कम वसूला होगा, या हो सकता है हमने ज्यादा वसूला होगा। जो हमने कम वसूला उसको बोला जाता है अंडर एब्जॉर्ब्ड। क्या बोला? वापस बोलो ना ना ना, पूरा स्टेटमेंट। जो हमने कम वसूला उसको क्या बोला जाता है? अंडर एब्जॉर्ब। और जो हमने ज्यादा वसूला उसको बोला जाता है ओवर एब्जॉर्ब। तो ये अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब निकलता कैसे और उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है मैं आगे बताऊंगा। बट मैंने अब तक बताया क्या? मेरे को एक चीज बताओ, मैंने अब तक बताया क्या? मेरे को क्या डिसाइड करनी है? मेरे को क्या डिसाइड करनी है? सेलिंग प्राइस। मेरे को क्या डिसाइड करनी है? सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा ये मुझे पता है, डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा मुझे पता है। प्रॉब्लम क्या है? ओवरहेड कितना लगेगा। ये ओवरहेड कितना लगेगा मैं ये एक्चुअल बता पाऊंगा कि एस्टिमेशन पे रहेगा? एस्टिमेशन। क्यों? क्योंकि ओवरहेड में
टोटल ओवरहेड कितना लगेगा एग्जैक्ट, वो बिगनिंग ऑफ द, अच्छा ये सेलिंग प्राइस कब निकालनी है, बिगनिंग ऑफ द ईयर की एंड ऑफ द ईयर? कस्टमर को अगर मेरे को सेलिंग प्राइस बतानी है तो उसको बिगनिंग ऑफ द ईयर पे प्राइस कोट करना पड़ेगा। तो मेरे को सेलिंग प्राइस कब बतानी है, बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर? बिगनिंग ऑफ द ईयर, हाँ या ना बोल। सेलिंग प्राइस कब बतानी है मेरे को, बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो क्या मेरे को ये सेलिंग प्राइस बिगनिंग ऑफ द ईयर बतानी है, तो ओवरहेड मेरे को बिगनिंग ऑफ द ईयर में पता चलेंगे कि एंड ऑफ द ईयर में? एग्जैक्ट ओवरहेड कितने लगे बिगनिंग ऑफ द ईयर पता चलेगा कि एंड ऑफ द ईयर? एंड ऑफ द ईयर। तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में अगर मेरे को प्राइस निकालनी है तो मैं एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि एस्टिमेटेड लगाऊंगा? एस्टिमेटेड। अब जब मैं अगर ये एस्टिमेटेड लगाऊंगा तो एस्टिमेटेड लगाने की वजह से क्या होगा, क्या ये जब मेरा ईयर एंड आएगा तो खर्चे अलग आ सकते हैं, अलग आएंगे तो उससे हम क्या निकालेंगे, ओवर एब्जॉर्ब। एंड ये पूरा जो ट्रीटमेंट मैंने, ये पूरा जो साइकिल आपको बताया वो ये इस चैप्टर में हमको करना है। एक आइडिया देने की कोशिश किया। हम बिगनिंग में रहेंगे तब क्या करते वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, हम एंड में आते तब हम क्या करते वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर मैं बोलूँ ना, इसका एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए बिगनिंग से लेके एंड तक तो 16 मार्क का क्वेश्चन बनता है वो। बट 16 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछ पाएंगा, वो आपको पूछेगा कितना, 7 मार्क। तो टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन पूछते वो लोग, जो टुकड़े टुकड़े वाले टॉपिक है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ क्या, एक बड़ा क्वेश्चन अगर बनाना है हमको, तो सबसे पहला आप मेरे साथ लिखते चलो, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। या एक काम करो, फोटो ले लेना, फोटो ले लेना, सुन अभी सिर्फ, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। होता क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका स्टेप नंबर 1 जो रहेगा, एस्टिमेट ओवरहेड एंड एस्टिमेट द आउटपुट। आपको ये एस्टिमेट करना है, कब एस्टिमेट करना है, एंड ऑफ द ईयर या बिगनिंग ऑफ द ईयर? हाँ, बी में क्या करोगे, एडजस्ट टू नोन सर्कमस्टांसेस। एडजस्ट टू द नोन सर्कमस्टांसेस मतलब क्या हो गया, हो सकता है ना कि कुछ वेरिएबल ओवरहेड बढ़ने वाले होंगे, फिक्स्ड ओवरहेड बढ़ने वाले होंगे, यूनिट सेल बढ़ने वाले, वो सारा एडजस्टमेंट करो। इसके बाद अब जो मैं करने वाला हूँ ध्यान से देना, पहला स्टेप है यहाँ पे अलोकेशन। अलोकेशन का मतलब क्या होता है, जैसा मैं टेबल बना रहा था, याद आ रहा है क्या, मैं टेबल बना बना के बेच रहा था, धीरे धीरे अब मैंने क्या किया, चेयर भी बनाना चालू कर दिया। तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट है, एक है टेबल, इसको मैं टेबल नहीं बोलता हूँ, इसको प्रोडक्ट ए बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ इसको मैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, टेबल चेयर। साथ साथ में मैंने क्या किया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की सर्विस प्रोवाइड करना चालू कर दिया। और मैं एक मेज भी चला रहा हूँ, हॉस्टल ही चला रहा था ना मैं, तो उनके लिए मेरे को मेज भी देना पड़ा। तो मैं अगर आपसे बोलूँ, ये मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये दोनों मेरे कौन से डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और ये दोनों मेरे कौन से डिपार्टमेंट है, सर्विस। मैं क्या बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट बेच रहा हूँ कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बेच रहा हूँ? प्रोडक्ट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस तो उसका एडिशनल सर्विस है ना। तो मेरे को जब कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट काय की निकालनी है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और मेस की निकालनी है कि प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी की निकालनी है? प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। बट क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस और मेस पे खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, जो खर्चा यहाँ लगेगा वो तो मैं डायरेक्ट वसूल नहीं पाऊंगा, तो आपको नहीं लगता ये खर्चा इससे इसमें प्रोडक्ट में ऐड करके वसूलना पड़ेगा? ये खर्चा मेरे को इस प्रोडक्ट पे ऐड करके वसूलना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो ज़रा ध्यान देना। पहला स्टेप है अलोकेशन का। अलोकेशन में जैसे कुछ खर्चे होते हैं, जैसा जो डायरेक्ट मटेरियल है, सुन मैं जो बोल रहा हूँ, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो यहाँ अभी आएंगे नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट में नहीं आएंगे। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ओवरहेड। ओवरहेड निकालते वक्त डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्ट के लेंगे कि वो अलग से लिए जाते हैं? अलग से लिए जाते हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे। बट जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस रिपेयर्स मेंटेनेंस के, वो लेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ लेंगे, अगर मैंने बोला प्लाई, प्लाईवुड, ये डायरेक्ट मटेरियल है। बट अगर मैंने बोला गेहूं, अगर मैंने बोला ऑयल, फूड ऑयल, गेहूं और फूड ऑयल ये मेरे लिए डायरेक्ट, मेरे लिए मटेरियल है, गेहूं और फूड ऑयल मटेरियल है। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, गेहूं और ऑयल मेरे लिए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ये डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। बट वो गेहूं और ऑयल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिपार्टमेंट, मेस डिपार्टमेंट, मेस के लिए वो डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है? मेस के लिए डायरेक्ट है, बिजनेस के लिए क्या है, इनडायरेक्ट। तो बिजनेस के डायरेक्ट जो रहेंगे वो हम अलग लेंगे, बिजनेस के इनडायरेक्ट यहाँ ले लेंगे। जो बिजनेस के इनडायरेक्ट है, हो सकता है वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट हो। तो यहाँ पे जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं
उसका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट ये लिया जाएगा। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इनडायरेक्ट मटेरियल भी लिए जाते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर। फेविकॉल, फेविकॉल क्या खाने में डालोगे क्या तुम? फेविकॉल जो लिया होगा वो इसके लिए लिया होगा ना? अरे हाँ या ना? गैस, गैस गैस मेस के लिए लिया होगा आपने, यस और नो? पेट्रोल डीजल लगता होगा, वो काहे के लिए लगता होगा? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाले को साइट पे जाने के लिए कन्वेंस लगता होगा। तो ये जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट, जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाइज है। इनडायरेक्ट जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाइज है वो उनके उनके मत्थे मार दिए अंदर, उनके उनके मत्थे मार दिए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा डी में। हेलो हाँ सर। सर, कुछ काम था सर। हाँ वो कलर का डिफरेंस आ रहा है, मैं आपको बाद में बताता हूँ क्लास के बाद, अभी रिकॉर्डिंग चालू है उसके बाद बात करता हूँ। सर वो ये जो HDMI केबल है ना उसका इशू है, शायद उसको निकाल के लगा देंगे कुछ। अच्छा निकाल के लगाओ तो आ जाएगा क्या? हाँ। नहीं हुआ, बाद में देखते, बाद में देखते। अभी के लिए काम चल रहा है मेरा, ऐसा इशू नहीं है। कलर का इशू लिखने में है, मैं लिख लाल रहा हूँ, दिख नहीं ला रहा है। मैं तो उससे बहुत फर्क पड़ नहीं रहा। फर्क पड़ रहा है कि तुमको समझ में भी आ रहा है कि मैं लाल लिख रहा हूँ करके वहां पे? नहीं समझ रहा ना आपको? है ना? ये दिख रहा है कि ये लाल लिखा हुआ है यहाँ पे? अरे अरे पूरा ही खत्म हो गया। ये लाल लिखा हुआ है, वहां दिख क्या रहा है? नीला दिख रहा है बेसिकली। जाने दो, लोड ना लो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पीले कलर से हाईलाइट किया, वहां पे ब्लू कलर से हाईलाइट होके है वो। अभी कैसा है, मैं इसलिए कलर का रेफरेंस दे नहीं रहा हूँ कि ये कलर से लिखा है करके, वो रेफरेंस दे नहीं रहा हूँ मैं आपको। क्लियर है? आगे बढ़ू क्या मैं? अभी आगे बढ़ू क्या मैं यहाँ से? क्या बता रहा था मैं? अलोकेशन हो गया। अलोकेशन का मतलब क्या हो गया? जिसका है उसके मत्थे, क्या बोला आपस बोल? जिसका है उसके मत्थे, जो खर्चा जिस डिपार्टमेंट का है उसको उस डिपार्टमेंट के मत्थे मार दिया हमने। क्लियर है यहाँ तक? अलोकेशन के बाद, अलोकेशन के बाद अपोर्शनमेंट होता है। अपोर्शनमेंट का दूसरा नाम है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है वापस बोल? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा जब मैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, याद है क्या? मैंने एक फैक्ट्री लिया था, जगह लिया था, उसके मैंने कितने डिपार्टमेंट कर दिए थे? 2। ये हो गया कटिंग, ये हो गया असेंबली, ये मेरा मेस समझ लो, और ये मेरा ऑफिस हो गया समझो। मेस के ऊपर में उनका रेस्टिंग प्लेस है समझो। ऑफिस या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाले के लिए हो गया समझो। ये हो गया ए, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, मेस और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अभी मैंने यहाँ का 60,000 रुपये का रेंट दिया, तो क्या लगता है 60,000 रुपये का ये पूरी जगह का रेंट है? अब ये 60,000 में सिर्फ ये ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, मेस और ये रहा कि चारों रहा? तो ये 60,000 में चारों पे इक्वल बांटू कि जिसने ज़्यादा जगह वापरा उसको ज़्यादा और जिसने कम वापरा उसको कम? इक्वल बांट दूँ? अभी मान लो किसी बच्चे ने मेरे पास 4 सब्जेक्ट लगाए, किसी बच्चे ने 3 सब्जेक्ट लगाए। 4 सब्जेक्ट लगाने वाले से भी मैं 40,000 लूंगा, 3 सब्जेक्ट लगाने वाले से भी मैं 40,000 लूंगा। इक्वल चलेगा क्या आपको? तो ये जो है, ये पूरा एरिया जो था ना 3,000 था, 3,000 स्क्वायर फीट। 1,000 स्क्वायर फीट ए ने वापरा, 1,000 स्क्वायर फीट बी ने वापरा, 200 स्क्वायर फीट मेस वापरी, और 800 स्क्वायर फीट किसने वापरा? 800 स्क्वायर फीट किसने आला? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो आपको नहीं लगता इसको बांटना चाहिए मैंने 10:10:2:8 के रेशो में? किस रेशो में बांटना चाहिए वापस बोल? 10:10:2:8। तो ये जो मैं बांट रहा हूँ, ये जिसका है उसके मत्थे बांट रहा हूँ कि ये अपोर्शन कर रहा हूँ? अपोर्शन कर रहा हूँ। तो अपोर्शन कब किया जाता है? कुछ खर्चे जो ऑलमोस्ट सबके है, क्या बोल रहा हूँ, कुछ खर्चे जो ऑलमोस्ट सबके है वो सब में बट रहा। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसा रेंट, रेंट सब में बटेगा, एक बेसिस लेके रेंट सब में बटेगा। रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब में बटेगा। उसी तरह एक सेलिंग ओवरहेड भी आता है, सेलिंग एक्सपेंस। क्या लगता है सेलिंग एक्सपेंस प्रोडक्ट ए और बी में लगेगा, यहाँ लगेंगे क्या? तो कुछ सर्विस कॉस्ट, सर्विस में क्या है, इसका सेल करते, मेस चला रहे हम, आओ ब्राउचर बांटो, पैसा दो, अनाज खा के जाओ, हमारा ऐसा मेस चला रहे क्या? मेस के लिए कोई सेलिंग एक्सपेंस लगने वाला है क्या? समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। तो ये सारी हरकत करने के बाद, ये सारी हरकत करने के बाद आपको नहीं लगता ये सब एफर्ट्स, इतनी सारी मेहनत करने के बाद हमारे को ये वाले प्रोडक्ट ए का टोटल ओवरहेड मिल जाएगा?
क्या मिल जाएगा बोल रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट ए का टोटल ओवरहेड, प्रोडक्ट बी का टोटल ओवरहेड मिल जाएगा, और प्रोडक्ट 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 सी नहीं सॉरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का मिल जाएगा, और किसका मिल जाएगा हमारे को, मेस का मिल जाएगा। क्या हमने ये हरकत करके सबकी टोटल अलग अलग निकाल लेनी है, हाँ या ना बोल? इसकी टोटल अलग, इसकी टोटल अलग, इसकी टोटल अलग, और इसकी टोटल अलग, बराबर। अगला जो स्टेप है डी के बाद, अगला जो स्टेप है ई, इसको बोला जाता है रीअपोर्शनमेंट। क्या बोला जाता है, वापस बोल, रीअपोर्शनमेंट। रीअपोर्शनमेंट का दूसरा नाम है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नाम है, वापस बोल, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ना व्हाट विल हैपन, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डायरेक्ट मार्केट में सेल होगा कि ये दे रहा है सर्विस प्रोडक्ट ए और बी को। किसको सर्विस दे रहा है, प्रोडक्ट ए और बी को। हो सकता है कि प्रोडक्ट ए ही रिपेयर होता, बी रिपेयर ही नहीं होता, उसको रिपेयरमेंट का जरूरत ही नहीं है, तो पूरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा किसके मत्थे जाएगा, ए के मत्थे। मेस जो सर्विस दे रहा है, वो मेस किसको सर्विस दे रहा है बोल, मेस ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है। और आपको नहीं लगता मेस सर्विस को भी देता है? अरे वहां के लेबर भी तो मेरे यहाँ ही खाना खा रहे होंगे। अच्छा, हो सकता है कि कुछ सर्विस ऐसी भी हो जो, कुछ सर्विस याला मेस तो नहीं, बट कुछ सर्विस ऐसी हो जो सिर्फ ए और बी को ही दे रही होंगी, सर्विस को सर्विस नहीं दे रही होंगी। कुछ बोला मैंने, क्या बोला, सर्विस को सर्विस नहीं दे रही होंगी। तो ऐसे 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बोल रहा हूं मैं, 3। क्या कॉम्बिनेशन 3? सर्विस सिर्फ प्रोडक्ट को सर्विस दे रही है, वापस बोल, क्या बोला, सर्विस सिर्फ प्रोडक्ट को सर्विस दे रही है, ये वाली भी सिर्फ प्रोडक्ट को दे रही है, ये वाली भी सिर्फ प्रोडक्ट को दे रही है। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दो सर्विस में से ये वाली जो सर्विस है ये तीनों को सर्विस दे रही है, दोनों प्रोडक्ट और एक सर्विस। बट ये वाला जो सर्विस है, कौन सा वाला सर्विस, ये वाला सिर्फ प्रोडक्ट को सर्विस देता है, वो इसको सर्विस नहीं देता। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ या ना? और तीसरी पॉसिबिलिटी आपको समझ गई होंगी मैं किस तरफ जा रहा हूँ। तीसरी पॉसिबिलिटी ये जो है, ये इसको भी सर्व कर रहा, इसको भी कर रहा और इसको भी कर रहा, और ये जो है ये भी इसको भी सर्व कर रहा, इसको भी कर रहा और इसको भी कर रहा। मतलब सर्विस को भी सर्विस दे रही है, हाँ या ना? तो ये जो 3 केसेस है ना, ये 3 केसेस के नाम है। ये जो 3 केसेस है ना, ये 3 केसेस के नाम है। पहले मैं केस लिख देता हूं। पहला केस 1 क्या बोला मैंने, केस 1 सर्विस, इसको भी नाम दे देता हूं, ये सर्विस एक्स है और ये सर्विस वाई है, ठीक है। मेस और रिपेयर नहीं डालते हम। सर्विस एक्स गिविंग सर्विस टू प्रोडक्ट ए एंड बी, और सर्विस वाई गिविंग सर्विस टू प्रोडक्ट, लेट्स राइट ओनली ए, वो बी को भी दे सकता है, ए बी को दे रहा है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, सर्विस टू प्रोडक्ट है। क्या बोला, आपस बोल, सर्विस टू प्रोडक्ट है। केस 2 केस 2, पहला वाला केस समझा ना, ये और ये पहला वाला केस क्लियर है क्या यहां तक? केस 2 सर्विस एक्स गिविंग सर्विस टू प्रोडक्ट A and B, and service Y giving service to product A and B and service X, यानी जो सर्विस Y है वो इन तीनों को सर्विस दे रहा है, और वो जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है X सिर्फ A और B को दे रहा है। समझ में आया क्या? तो यहां पर क्या हुआ, सर्विस टू प्रोडक्ट था, यहाँ सर्विस टू प्रोडक्ट एंड सर्विस है, हाँ या ना? बट रिपीट हुआ कि बस वो उतना ही है, एक को ही दे रहा है, एक को ही दे रहा है। और जो जिसको सर्विस मिल रही है, एक्स को जब सर्विस मिल रही है तो एक्स वाई को सर्विस नहीं दे रहा है। थर्ड केस से समझेगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जो सर्विस एक्स है, अब ये खेल जो है यहां समझेगा, प्रोडक्ट ए एंड बी को तो सर्व कर ही रहा है और साथ साथ में सर्विस वाई को भी सर्व कर रहा है। और जो सर्विस वाई है, ये प्रोडक्ट ए बी को तो सर्व कर ही रही है, साथ साथ में सर्विस एक्स को भी दे रही है। मतलब
सर्विस इज सर्विसिंग द सर्विस, यहाँ पे ओनली वन सर्विस इज सर्विंग द सर्विस, एक एक करके खत्म होता है वहां, यहाँ रिपीट होते जा रहा है। हाँ या ना? इनके नाम है, इन मेथड्स के नाम है। इसको बोला जाता है, ये वाले को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। क्या बोला जाता है, वापस बोलो, डायरेक्ट मेथड। ये वाले को बोला जाता है स्टेप मेथड। कौन सा बोला, वापस बोलो? ये स्टेप मेथड की बोलते हैं, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा। और ये जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला, इसका नाम है रेसिप्रोकल मेथड। कौन सा मेथड बोल रहा हूं मैं? रेसिप्रोकल मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं इसको हम? रेसिप्रोकल मेथड। ये वाले जो है ना, ये वाले जो दो है, इसको मिलाकर एक नाम और दे देते हैं ये लोग। इसको मिलाकर क्या नाम दे देते हैं ये लोग, पता है? इसको मिलाकर नाम दे देते हैं नॉन रेसिप्रोकल मेथड। मतलब मैं बोलूँ तो जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी दो मेथड है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी मेथड है? दो, नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल। और नॉन रेसिप्रोकल में दो है, डायरेक्ट और स्टेप। सबसे आंसर अलग आते हैं, सबसे आंसर अलग आते हैं। और रेसिप्रोकल, अब यहाँ दिमाग खराब होता। रेसिप्रोकल मेथड को सॉल्व करने के तीन मेथड्स है। क्या बोला आपस में? रेसिप्रोकल मेथड को सॉल्व करने के तीन मेथड है। मेथड नंबर 1 रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा मेथड है ये? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। मेथड नंबर 2 ट्रायल एंड एरर। और मेथड नंबर 3, ऐसा कुछ पढ़े हो क्या आपने? साइमल्टेनियस इक्वेशन। कौन सा वाला इक्वेशन बोल रहा हूं मैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ऐसा करके हम अपोर्शन करेंगे, और ऐसा करके अपोर्शन करके मेरे को एक सवाल का जवाब दो। ये अपोर्शनमेंट करके जो हरकत करोगे आप, इससे क्या पता चल जाएगा हमारे को? ये अपोर्शनमेंट की हरकत करके आपको नहीं लगता ये जो आपने निकाला रहेगा, इससे आपको टोटल ओवरहेड ऑफ एक्स पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा, बोल, वापस बोल। टोटल ओवरहेड ऑफ एक्स, नहीं, टोटल ओवरहेड ऑफ ए और टोटल ओवरहेड ऑफ बी पता चल जाएगा। क्या पता चल गया, वापस बोल? टोटल ओवरहेड ऑफ ए एंड टोटल ओवरहेड ऑफ बी। यहाँ पे हमारे को टोटल पता चल गया। ये तो खत्म हो गए होंगे ना? क्या खत्म हो गए होंगे? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। और ये जो ओवरहेड आए बेटा, ये जो टोटल ओवरहेड आए, क्या आए बोल रहा हूँ मैं? टोटल ओवरहेड। इसको क्या करोगे अब आप? अब कंक्लूजन है ए बी सी डी ई एफ, एफ 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 में क्या करोगे आप? कंक्लूजन क्या होगा आपका? कंक्लूजन क्या हो जाएगा? पहला, ईयर जीरो पे आप ओवरहेड रेट निकालोगे। ओवरहेड रेट के अलग अलग नाम क्या हो सकते हैं? ओवरहेड रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, या दूसरा नाम क्या हो सकता है? नहीं, ट्रेडिशनल रेट नाम का कोई नाम नहीं है। रिकवरी रेट, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्या अलग अलग नाम से? इसका फॉर्मूला क्या लगाओगे? ये एस्टिमेटेड ओवरहेड, जो ऊपर से लेके आया अभी आपने, एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड, बराबर है जो ये ऊपर वाला लिखा है ना आपने, एस्टिमेटेड टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट, बराबर है। ये ओवरहेड रेट निकाल लिया। अब ओवरहेड रेट निकालने के बाद स्टेप नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर क्या करोगे आप? जो साल चलते रहेगा उसमें, ड्यूरिंग द ईयर में आप एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड करोगे। रेंट दोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। फिर ईयर एंड पे क्या पता चलेगा? ये और ये तो अलग है। थर्ड स्टेप में ईयर एंड पे आऊंगे तो ईयर 1 दैट इज एंड, ईयर एंड पे आपको क्या पता चलेगा? कि देयर इज सम ओवरहेड विच आर ओवर एब्जॉर्ब्ड एंड देयर आर सम विच आर अंडर एब्जॉर्ब्ड। और ये जो ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है, पता कैसे चलेगा? मैं आपको बताता हूँ। जैसा इसमें भी 3 केसेस पॉसिबल है, लिख रहा हूं मैं, सुनते चल भाई बस। मैं अगर ये एक बार ना बताऊं तो बहुत दिक्कत जाती है, बच्चे रटने चालू करते। मुझे पता है आपको पूरा एक बार में ग्रास्प करने में दिक्कत जाएंगी जब तक हम थोड़ा थोड़ा पढ़ ना लें, बट थोड़ा रेफरेंस के लिए काम आता है। ईयर एंड पे अब हम क्या करेंगे? ईयर एंड पे आएंगे, हम बैठेंगे, हम आपसे पूछेंगे आपके एक्चुअल ओवरहेड कितने। तो लेट्स अज्यूम एक्चुअल ओवरहेड आपके 60,000 ही है। एक्चुअल ओवरहेड कितने थे हमारे? 60,000। हमने एक्चुअल ओवरहेड कितने इनकट किए? 60।
एस्टिमेटेड भी 60 ही था, एस्टिमेटेड भी कितना था 60, ये ले ले, एस्टिमेटेड कितना था मेरा 60,000 था। मैंने सोचा था साल भर में मैं 250 यूनिट बेचूंगा, चल 250 नहीं, साल भर में मैं 200 यूनिट बेचूंगा, कितना रेट आना चाहिए था बोल? 60 डिवाइडेड बाय 200, रेट कितना आना चाहिए था? 300, हाँ या ना? मैंने वसूली करनी चाहिए थी 300 से, कितने से वसूली करनी चाहिए थी? 300 से। 300 का रेट है, गड़बड़ कहाँ हुई मालूम है? हमारा यूनिट सोल्ड गलत आ गया। क्या गलत आ गया बेटा? यूनिट सोल्ड। हमने कितने यूनिट सोल्ड की बात की थी? कितने यूनिट सोल्ड की बात की थी? जवाब दो। एक्चुअल यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट सोल्ड करने की बात की थी हमने? 200। अगर मैंने 200 यूनिट सोल्ड करने की बात की थी, 200 बेची तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर मैंने 200 की जगह 250 बेच दी या 180 बेच दी तो दिक्कत होंगी ना। अब अगर मैंने 200 की जगह 200 ही बेची तो मैंने एब्जॉर्ब्ड कितना किया? एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब मतलब कस्टमर से वसूला कितना? बी इंटू 300 वसूला ना। अरे वसूल कितना रहा था कस्टमर से? 300 ना। तो बी इंटू 300 वसूला तो कर कितना होगा? बी इंटू 300, 200 इंटू 300 कितना वसूला? 60,000। यहाँ कोई लफड़ा नहीं, जितना सोचा था उतना ही वसूली हुई। वापस बोल, क्या बोला? जितना सोचा था उतनी वसूली हुई। सेकंड, इसमें कितना वसूला मैंने कस्टमर से? 250 कस्टमर से 300 रुपए वसूले ना मैंने। कहा 250 इंटू 300 कितना वसूला? कितना कम वसूला कि ज्यादा वसूल डाला? कितना ज्यादा वसूला? 15,000। तो ये 15,000 अंडर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है? यहाँ पे कितना वसूला? 180 कस्टमर से वसूले 300 ही रुपए मैंने। तो यहाँ पे क्या हुआ? 6,000, 6,000 कम वसूलने में आया ना। यानी फिर यहाँ क्या होगा? डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ डिफरेंस कितना है? 15,000। डिफरेंस मतलब ए वर्सेस सी। और यहाँ कितना आया? 6। ये 15,000 क्या है? कम वसूला ज्यादा वसूला? ज्यादा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ओवर एब्जॉर्ब्ड, ओवर रिकवर्ड। यहाँ क्या हुआ? 60 वसूलने थे, कितने वसूले? 54। अंडर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब नुकसान है ना मेरा। खर्चा हो गया 60, कलेक्शन हुआ 54। और ओवर एब्जॉर्ब फायदा है मेरा। सोच के देख, खर्चा हुआ 60, कलेक्शन कितना हुआ? 75। कलेक्शन कितना हुआ? 75। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है? वापस बोल इसका। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है ये बताता हूँ। बस इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। एक अकाउंटिंग नाम का चैप्टर है ना। तो ये जो ओवर एब्जॉर्ब्ड है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है, इसके साथ 3 ऑप्शन है तेरे पास। कितने ऑप्शन है तेरे पास? 3। वो शोले मूवी देखी क्या? शोले, गब्बर। उसमें एक डायलॉग था ना गब्बर का, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए बोले। वो बेचारे मार के आते हो, तुम कितने आदमी थे? 2, तुम कितने? 3, फिर भी खाली हाथ वापस आए। याद आ रहा है क्या डायलॉग? वही वही डायलॉग लगाना है यहाँ पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मार दिया जाए। पहला ऑप्शन क्या है बोल? मार दिया जाए। दूसरा ऑप्शन क्या है? छोड़ दिया जाए। और तीसरा ऑप्शन क्या है? गब्बर ने तीसरा ऑप्शन दिया रहता ना तो वो जीत गया रहता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या था? चुन चुन के वसूला जाए। जो नुकसान हुआ ना, गब्बर ने अगर कोशिश भी किया, उसने चुन चुन के मारा था। अमिताभ जी को निपटा दिया था उसने, फिर याद है क्या? और धर्मपा जी के अंदर हीरो जाग गया था तब। जय आनंद। इस अरे ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, चुन चुन के वसूला जाए। मार दिया जाए मतलब लॉस या प्रॉफिट बुक करो, ट्रांसफर कर दो टू P&L। कहाँ ट्रांसफर कर दो उसको? P&L। छोड़ दिया जाए का मतलब क्या है? बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड कर दो। क्या कर दो इसको? बैलेंस। इस साल नुकसान हो गया, अगले साल के प्रॉफिट में एडजस्ट कर लेंगे। या इस साल प्रॉफिट हो गया, कैरी फॉरवर्ड कर, अगले साल नुकसान हो सकता है, उसको काम में ला लेंगे। चुन चुन के वसूला जाए मतलब ये हो गया चार्ज टू कस्टमर। कस्टमर से कब ले सकते? व्हेन देयर इज एन डैश क्लॉज। कौन सा क्लॉज? एस्केलेशन। मैंने पहले ही बता दिया था, पैसा बढ़ सकता है अगर मैं आपको बोलता आपकी फीस 10,000 रुपये पर स्टूडेंट है, अगर 5 बच्चे के ऊपर आए तो 5 के नीचे आए तो 12,000 लगेंगे। अगर ये मैं पहले ही बोल देता तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते ना कि भैया 3 बच्चे आए, अब हमको 12,000 देनी है करके। ये फीस चलेंगे ना। ये आप भी अग्री कर गए, मैं भी अग्री कर गया, तो ये एस्केलेशन क्लॉज हो गया ना। 5 तक, 5 के ऊपर 10,000, 5 के नीचे 12,000। ऐसी फीस बताऊंगा तो भी आप एक बार के सेटिस्फाई रहोगे।
ईयर एंड पे बताता हूँ, बैच होने के बाद बताता हूँ, उससे कंपैरेटिवली बेटर है ना वो। तो ये जो मैंने बोला ना 10 या 12 फीस रहेंगी, ये एस्केलेशन क्लॉज के साथ बोला। काय के साथ बोला मैंने? अब मेरे को बताया एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन बन सकता है क्या, जहाँ पर आपको एस्टिमेट निकालना, उसको एडजस्ट करना, फिर अलोकेट करना, अपोर्शन करना, रीअपोर्शन करना, रीअपोर्शन करने के बाद कंक्लूड करके उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना, बनेगा क्या इतना बड़ा क्वेश्चन? हाँ, एग्जाम में उन लोग ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते, वो अलोकेशन अपोर्शनमेंट रीअपोर्शन मिला के एक क्वेश्चन बना लेते। कभी कभी तो सिर्फ अपोर्शनमेंट पे ही क्वेश्चन रहता, कभी कभी तो सिर्फ रीअपोर्शनमेंट पे ही क्वेश्चन रहता, तो ऐसे टुकड़ों में क्वेश्चन आता। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, तुम रट लोगे ऐसा क्वेश्चन आया तो ऐसा कर। अब जब करोगे तब समझेगा हम कर क्या रहे। हम ये ओवरहेड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर ये ओवरहेड को कैसे यूज करते, किसी क्वेश्चन में ये ओवरहेड को यूज करके कंक्लूजन लगाने को भी बोलेगा, किसी में नहीं लगाने को बोलेगा। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे, यस और नो? फोटो ले लेते इसकी, घर से लिख के लाऊंगे इसको। चलो ले फोटो, ये लो। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम में अलोकेशन तक आपके स्क्रीन पे ले लो फोटो। डन। अलोकेशन अपोर्शनमेंट आपके सामने। रीअपोर्शनमेंट थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, आप जूम करके लिख लेना। कंक्लूजन दिखाऊंगा, मैंने सिर्फ रीअपोर्शनमेंट दिखाने के लिए। एक मिनट रुको, साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख नहीं रहा। हाँ ये लो, अब दिख रहा है पूरा? यस और नो? ये पूरा कंक्लूजन एक फ्रेम में डाल दिया मैंने, लिखा कंक्लूजन। लास्ट में ये कंक्लूजन को ही यूज करके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखा है मैंने, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, या चुन चुन के वसूला जाए। यस और नो? मजा आया? मजा आया, समझा? ओवरहेड चैप्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस ओनली, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉस्टिंग। जो आप मेरे को बोल रहे थे सर ग्रुप 2 पहले कर लेते, फिर बाद में ग्रुप 1 करेंगे, अभी मेरे को बता इतनी पूरी कहानी तेरे को नहीं मालूम, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझेगा ही नहीं वहां कर क्या रहे हो। एक्टिविटी बेस्ड, इसमें कुछ इश्यूज है, इसमें आपको कुछ इश्यूज है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ वो इश्यूज क्या है, जब एक बार हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा इसमें जो इश्यूज है उसका सॉल्यूशन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी कुछ इश्यूज रहेंगे, उसका सॉल्यूशन मार्जिनल कॉस्टिंग में। समझा क्या? अरे हाँ या ना साहिल, आता पड़ गया क्या? लॉजिक से जाना, रट के सॉल्व करना कॉस्टिंग, फर्क पड़ता है उसमें। पक्का श्योर? अभी आपको मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, इसको एक बार लिख के आओ, प्रोसेस समझो। कल जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आने वाले महीनों में 4 से 5 दिन मेरे पे भरोसा रखो, मैं इस चैप्टर में आपको धुरंधर बनाऊंगा। आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, आप समझ के सॉल्व करोगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कंसेप्ट बार बार दूसरे चैप्टर में भी यूज होगा। तब वहाँ क्या कर रहे हो पता तो होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आज यहीं रुकते हैं, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।